नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आइए जानते हैं इतिहास के कुछ खौफनाक हिस्से को आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं कहानी को 1969 से शुरू करूंगा। और 1969 से पहले की जो कहानी है, वो एक पुराने वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1969 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है और इसी के बाद ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है। तारकी खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इन्हें मारा भी इनके एक फेलो कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा गया था। इनका नाम था हफीजुल्लाह आमिन। हफीजुल्लाह आमिन ने तारकी को पहले अरेस्ट किया और फिर इन्हें मार दिया। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टीज थीं, वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी थीं। उनके बीच में भी काफी इनफाइटिंग होने लग रही थी। ऐसा नहीं था कि तारकी खुद काफी इनोसेंट थे। इन्होंने भी मारने की कोशिश करी थी हफीजुल्लाह आमिन को। कम्युनिस्ट के बीच में तो इनफाइटिंग चलने ही लग रही थी, लेकिन इसी समय कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की भी एक लड़ाई हो रही थी अफगानिस्तान में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। भी ये मुश्किल को तरिए आई बेब के इसी समय के आसपास 1969 में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान में भी एक रेवोल्यूशन हुई, जिसे कहा जाता है 1969 ईरानियन रेवोल्यूशन। असल में ईरान देश की स्थिति इस समय पर वो काफी सिमिलर थी अफगानिस्तान देश की स्थिति से। एक तरफ इस्लामिस्ट थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे। ईरान के राजा मोहम्मद रेजा मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे और ये अपने देश के लिए बहुत आर्थिक विकास भी लाए थे, सेक्युलरिज्म के साथ साथ। लेकिन इसी समय इन्हें सत्ता का बहुत लालच था और इसी लालच के अंदर आकर इन्होंने अपने ऑपोजिशन में प्रोटेस्टर्स को मरवाया, ऑपोजिशन वॉइसेस को दबा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को आउटला करवा दिया और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। इसी कारण से इनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन हुई और 1969 में इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया ईरान पर। ईरान में ये होते देख अफगानिस्तान में हफीजुल्लाह आमिन, जो कि एक कम्युनिस्ट थे, उन्हें डर लगा कि कहीं अफगानिस्तान में भी इस्लामिस्ट टेक ओवर न कर लें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें धार्मिक कंजर्वेटिव लोगों को अपीज करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मॉस्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, कुरान की कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट कराईं और ये सब कुछ कम्युनिस्ट होने के बावजूद, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस्लामिस्ट को भी अपनी साइड ले आएं। लेकिन जनता इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इन्होंने काफी एट्रॉसिटीज भी करी थीं अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ। तो इन्हें असल में एक सेमी साइकोपैथ कंसीडर किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप नोटिस करोगे दोस्तों, इन सारे लीडर्स में चाहे हफीजुल्लाह आमिन हो, तारकी हो या फिर मोहम्मद रेजा हो, ये चाहे बाहर से कोई भी आइडियोलॉजी दिखाएं अपनी, पीछे से इन सब में ग्रीड फॉर पावर देखने को मिलता है। सत्ता के लालच में आकर ये अपनी आइडियोलॉजी को काफी हद तक ट्विस्ट कर सकते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स में भी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, आपको आज भी देखने को मिलेगी। डिक्टेटर्स कोई भी एक्सक्यूज बना सकते हैं पावर में रहने के लिए। यही चीज सोवियत यूनियन में भी देखने को मिली थी। जब लेनिन ने पावर खोई थी, तो स्टालिन ने अपने ओपोनेंट का मर्डर करवा दिया था सत्ता पाने के लिए। कहानी में आगे हुआ क्या कि दिसंबर 1969 को, इससे पहले कि इस्लामिस्ट टेक ओवर कर पाते अफगानिस्तान पर, सोवियत यूनियन ने इंटरवीन कर लिया अपनी फोर्सेस भेजकर। सोवियत यूनियन ने जाकर असल में हफीजुल्लाह आमिन को मरवा दिया। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीजन था और एक जियोपॉलिटिकल रीजन था। आइडियोलॉजिकल रीजन ये था
कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कमजोर हो रही थी, बदनाम हो रही थी हफीजुल्लाह आमिन की वजह से। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, सपोर्ट देना चाहता था। जियोपॉलिटिकल रीजन ये था कि कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा तो एक और देश सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा। यूएसए के अगेंस्ट फाइट में काफी अच्छा होगा सोवियत यूनियन के लिए। तो हफीजुल्लाह आमिन को मरवाने के बाद बाबरा करमल को इंस्टॉल कर दिया गया। ये भी एक सौर रेवोल्यूशन के लीडर थे। पावर में आने के बाद इन्होंने 2700 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाया। जो रेड कम्युनिस्ट फ्लैग था उसे रिप्लेस कर दिया एक नए फ्लैग से। इन्होंने प्रॉमिस किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा अफगानिस्तान को। इसके अलावा फ्री इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी प्रॉमिसेस करी गई। फाइनली ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान में शांति आएगी, पीस आ जाएगा और अफगानिस्तान एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान को ऐसा देखकर यूएसए कैसे चुप बैठा रहता? यूएसए देख रहा था कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है अफगानिस्तान के ऊपर, और इसके साथ ही साथ वियतनाम और इथोपिया जैसे देशों में भी सोवियत यूनियन ने बड़ा ह्यूमिलेट किया था अमेरिका को। अमेरिका इस कोल्ड वॉर में एक कदम नीचे दिखने लग रहा था। तो अमेरिका ने सोचा वो अफगानिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे रिवेंज लेने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब कैसे ये रिवेंज ली जाए? ये रिवेंज अमेरिका ने ली अफगानिस्तान में ओपोजिंग आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट करके। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश पहले से इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका ने भी अब ज्वाइन कर लिया ये करने के लिए। आई ए ने अपना लार्जेस्ट एवर सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया ये करने के लिए, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। सी आई ए के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने बाद में एक अनफैशन किया था कि कैसे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑथराइज करी थी सीक्रेट एड $5 लाख की, जो कि मुजाहिदीन को दी जाए 3 जुलाई 1969 को। यूएसए में सत्ता बदलने के बाद भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी गई मुजाहिदीन को। रोनाल्ड रीगन के पावर में आने के बाद भी ये हुआ। इस फोटो को देखिए। रीगन मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका की सीआईए के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे। कौन थे ये मुजाहिदीन? शुरुआत में ये सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स थे, लड़ते थे। लेकिन इतने सपोर्ट मिलने की वजह से अब इनके पास न सिर्फ हथियार थे, गन्स थी, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक आ गई थी। इसलिए इस लड़ाई में अब सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये जेनेवा अकॉर्ड साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पीस एग्रीमेंट के गारंटियर्स होते हैं सोवियत यूनियन और यूएसए। यूएसए प्रॉमिस करता है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगा अफगानिस्तान से, तो यूएसए भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा मुजाहिदीन को। फाइनली, करीब 9 साल बाद, फरवरी 1989 में, सोवियत यूनियन अपनी आर्मी पीछे हटा लेता है अफगानिस्तान से। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता है और इसके पीछे कई रीजन हैं। क्योंकि सोवियत यूनियन खुद भी टुकड़ों में बिखरने लग रहा है। इसके बाद सोवियत यूनियन भी अलग-अलग कंट्री में बच जाता है। उनमें से एक मेजर कंट्री रशिया बाद में निकलती है। ये अपनी अलग कहानी है। हम अफगानिस्तान पर ही फोकस करते हैं। नजीबुल्लाह पूरी कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की। अपनी पावर्स वो कम कर देते हैं। 1987 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है अफगानिस्तान के लिए।
अब अफगानिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं रहेगा। बाकी कम्युनिस्ट देशों की तरह उस टाइम पर बाकी पार्टीज भी इलेक्शंस लड़ सकती हैं। 1988 में नए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और नजीबुल्लाह की पार्टी पीडीपीए इन इलेक्शंस को जीत जाती है और नजीबुल्लाह इस पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफगानिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और कम्युनिज्म के सारे रेफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग हैं उन्हें अपीस किया जा सके और देश में शांति लाई जा सके। नजीबुल्लाह ये भी कोशिश करते हैं कि फॉरेन एड आ सके अफगानिस्तान में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू करी जा सके। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका हथियार सप्लाई करता रहता है मुजाहिदीन को और मुजाहिदीन ग्रुप अभी भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। वो इलेक्शंस को वैकआउट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इस्लाम अभी भी खतरे में है। यह सिविल वॉर चलती रहती है। सोवियत यूनियन पीछे से मदद करने की कोशिश करता है नजीबुल्लाह को फॉरेन एड भेजकर, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बिखर जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, और 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाता है। अब मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप जरूर था, लेकिन यह बहुत सारे अलग-अलग लोगों से बना था जो अलग-अलग एथनिसिटीज के थे और इसमें भी बहुत से सत्ता के लालची लोग थे। तो मुजाहिदीन के खुद ग्रुप के अंदर इन फाइटिंग होने लग जाती है कि अब पावर किसे मिलेगी। फाइनली 1992 में एक इंसान को पावर मिलती है जो नए लीडर बनते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के। इनका नाम है बुरहान उद्दीन रबानी। अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए दुश्मन ने जन्म ले लिया है जिसका नाम है तालिबान। 1996 में तालिबान इस इस्लामिस्ट मुजाहिदीन के लीडर को पावर से हटा देता है। अब कौन है यह तालिबान? पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्ला उमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज वापस आए थे अफगानिस्तान में, जो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये लोग और भी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे और भी ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे, मुजाहिदीन से भी कंपेयर करो तो। इन अफगान रेफ्यूजीज ने अपेरेंटली पाकिस्तान के कुछ मदरसों में इस एक्सट्रीमिज्म को सीखा था। लेकिन यहां सिर्फ सवाल रिलीजन का नहीं था। जैसा मैंने बताया, मुजाहिदीन के अंदर अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स बटे हुए थे। तालिबान जो था वो पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में भी विश्वास करता था। इस्लामिस्ट होते होते तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया और यह कहा जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया है। अगर हम टेक्निकली कहें दोस्तों, तो यह चीज सच नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इस आर्गुमेंट में कुछ वजन जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने बेसिकली पूरी कोशिश करी, जो भी कोशिश करी जा रही थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की, उस एफर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया हथियार सप्लाई करके मुजाहिदीन को, और ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हुई जिससे कि तालिबान का जन्म हुआ। ना सिर्फ हथियार, बल्कि अपेरेंटली अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में टेक्स्ट बुक्स छपवाने के लिए भी स्पेंड की। ये ऐसी किताबें थीं जो वायलेंट इमेजेस से भरी हुई थी और इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोटेड करती थी। बाद में अमेरिका के द्वारा फंड करी गई यही किताबों को तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। सितंबर 1996 में तालिबान काबुल को कब्जे में ले लेता है और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना करता है। शुरू में आम जनता तालिबान का समर्थन करती है क्योंकि उन्हें आखिरकार देश में कुछ स्थिरता दिखती है। जो इतने सालों से चल रही लड़ाई थी वो बंद हो रही है और शुरू में तालिबान ने कुछ इलाकों को और शांतिपूर्ण भी बनाया अफगानिस्तान में। लेकिन समय के साथ साथ जितनी रूढ़िवादी सोच थी तालिबान की, वो उभर कर आती है और आम जनता को देखने को मिलती है। तालिबान ढेर सारी चीजें बैन कर देता है अफगानिस्तान में। यह बैन की गई चीजों की सूची इतनी लंबी है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी यह देखकर कि कैसी कैसी चीजें
तालिबान बैन कर देता है अफगानिस्तान में सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, शतरंज, पतंग उड़ाना, ज्यादातर पेंटिंग करना, फोटोग्राफी, स्लीव्स पर कढ़ाई करना, क्लीन शेव रखना, विदेशियों को बैन करना, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को बैन करना, एनजीओ पर बैन हो जाता है। यहां तक कि इंटरनेट और 10 साल से ज्यादा की उम्र की लड़कियों की शिक्षा पर भी बैन लग जाता है तालिबान के राज के तहत। अब आदमियों को दाढ़ी रखना अनिवार्य हो गया है और औरतों को अपनी पूरी बॉडी को बुरखे में कवर करना पड़ेगा और वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर उन्हें कोई मेल रिश्तेदार साथ नहीं है तो। और क्योंकि तालिबान पश्तून नेशनलिज्म की विचारधारा में मानता था, तो जो नॉन पश्तून एथनिक सिटीज थीं, उनके खिलाफ एथनिक क्लिंजिंग शुरू हो जाती है। जो हजारा मुस्लिम्स थे, उन्हें हजारों की संख्या में मार दिया जाता है। क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है। हिंदुओं को अलग से बैच दिए जाते हैं ताकि उन्हें मुस्लिम से अलग पहचाना जा सके। अफगानिस्तान की सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्धा स्टैचूज, इन्हें तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को भी मार दिया जाता है इनके द्वारा। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें यह होता हुआ देखकर तालिबान को बुरी तरह से आलोचना करती हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाती हैं। लेकिन 3 देश हैं जो तालिबान को एक वैध सरकार मानते हैं उस समय पर। ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। 1990 के दशक के अंत में कुछ मुजाहिदीन की फोर्सेस तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती हैं। इन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस। इन्हें हेड किया जाता है अहमद शाह मसूद द्वारा। लेकिन 2001 में नॉर्दर्न अलायंस यह लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है। यह होने के सिर्फ 2 दिन बाद एक आतंकवादी समूह अल कायदा यूएसए में 9/11 के हमले करवाता है, जो हमले पूरी दुनिया को बदलकर रख देते हैं। अल कायदा का लीडर उस समय पर था एक सऊदी आतंकवादी जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान ओसामा बिन लादेन को शरण देने में मदद करता है, अपने देश में जगह देता है। ओसामा बिन लादेन एक पत्र लिखता है अमेरिका को, जिसमें वह कहता है कि 9/11 के हमले एक बदला हैं जो अमेरिका करने लगा था सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में। यह जस्टिफिकेशन देता है, यह कहकर कि अमेरिका मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा था इन सारे देशों में। तो हमने बदला लिया अमेरिका से 9/11 के 11 के हमले कर। तो अब अमेरिका भी बदला लेना चाहता है 9/11 के हमलों को लेकर। तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है। तो अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक्स करवाता है उन जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि आतंकवादी समूह छुपे बैठे हैं। लेकिन अब अगर एयर स्ट्राइक्स करवाई जाएंगी तो कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे बम गिराया जा रहा है हवा से और सिर्फ आतंकवादी ही मारे जाएं, तो सिविलियंस भी मारे जाते हैं। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है यूएसए। अहमद शाह मसूद के सहयोग से हमीद करजई नए राष्ट्रपति बनते हैं अफगानिस्तान की नई अंतरिम सरकार के। 2004 में फिर से एक नया संविधान बनाया जाता है अफगानिस्तान में। चुनाव होते हैं और 6 मिलियन से ज्यादा अफगान इस चुनाव में वोट भी करते हैं। करजई इन चुनावों को जीत जाते हैं और नए राष्ट्रपति बनते हैं अफगानिस्तान के। ये कुछ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं इंडिया के साथ। अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते इस समय पर काफी मजबूत बन जाते हैं। यूएस दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बमबारी करता है, एयर स्ट्राइक्स करवाता है, वहां पर जो तालिबान के ठिकाने हैं उन्हें खत्म करने के लिए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है यूएस फोर्सेस द्वारा। 2015 में यह पाया जाता है कि मुल्ला उमर, जो पहले तालिबान के मूल नेता थे, वह वास्तव में 2013 में ही मर गए थे एक बीमारी की वजह से। इस पूरे समय में यूएस ने अपनी आर्मी भेजी हुई है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान को दबाकर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी नई लोकतांत्रिक सरकार है अफगानिस्तान में उसे समर्थन देने के लिए।
लेकिन साल दर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि अलग-अलग जगहें पर उभर के आता रहता है। तालिबान अफगानिस्तान के अलग-अलग एरियाज में और नेबरिंग कंट्रीज में भी शूटआउट्स और बॉम्बिंग्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें ढेरों सिविलियंस मारे जाते हैं। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के, और शोकिंगली ये तालिबान के साथ पीस टॉक्स शुरू करते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। यह बात करते हैं कि अगर तालिबान अपने रिलेशंस अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ काट देगा, तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेगा और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत खर्चा होने लग रहा है अमेरिकन फोर्सेस का। जैसे मैंने बताया, $2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे, और अमेरिकन्स भी इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि अमेरिकन्स को लगता है कि क्यों हम जाएं वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई हमारी नहीं है। हम 20 सालों से उस देश में बैठे हैं और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं, और हमें इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। 2021 में तालिबान अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है। 85,000 से ज्यादा फाइटर्स तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इस समय जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, अब अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और फैसला ले लेते हैं कि अब अमेरिका के ट्रूप्स को हटा दिया जाएगा अफगानिस्तान से, स्पेशली 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी से पहले। अमेरिका कहता है कि हमारा क्या, हम तो अमेरिका हैं, अपने ट्रूप्स उठाकर चल पड़ेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि अगर रिवेंज अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने के लिए, तो 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, उसके बाद भी क्यों अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को रहने दिया अफगानिस्तान में? उसके बाद क्यों नहीं अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया? और दूसरी तरफ, अगर अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने का, अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना और तालिबान को खत्म कर देना, तो ये पर्पस तो अब बिल्कुल भी अकॉम्प्लिश नहीं हुआ है। इस पर्पस में अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि अब तालिबान वापस उभर कर आ चुका है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है आज के दिन। हमको बचाओ है। जो बाइडेन का कहना है कि वो तालिबान को ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन जो 3 लाख सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान आर्मी के, वो आसानी से काउंटर कर सकते हैं 85,000 तालिबान फाइटर्स को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। जैसा मैंने बताया, आज के दिन यह कहा जा रहा है कि 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान की अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं, और हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार गिर जाए। यहां पर कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हैं कि इंडिया को भी शायद इंटरवीन कर देना चाहिए। इंडियन आर्मी को जाकर अफगानिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन यहां पर फिर से वही सवाल उठता है कि क्या ये इंडियंस की लड़ाई है? क्या इंडियंस को वहां पर जाकर इंटरफियर करना भी चाहिए इसके लिए? क्या सेंस बनेगा ये करने का? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।